अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाने के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो है एक दूसरे पर तनकीद का, लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। एक ऐसे वक्त में जब PDM की जमातें सेनेट इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए करवाना चाहती हैं, तो 2018 के सेनेट इलेक्शन में MPs की खरीदो फरोख्त से मुतालिक मुबैना एक वीडियो आज मंजर आम पर आई है। इस वीडियो में खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा वजीर कानून सुल्तान महमूद खान, जिनसे अब इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया है, वो, इसके अलावा MPA उबैदुल्ला मयार, सरदार इदरीस, खातून MPA महराज हमायूं, साबिक MPA दीना खान को रकूम वसूल करते देखा जा सकता है। एक तरफ इस वीडियो में सरदार इदरीस को मुबैना तौर पर पैसे वसूल करते हुए देखा जा सकता है, तो दूसरी तरफ यही सरदार इदरीस 2018 में वोट बेचने के इल्ज़ामात की तरदीद किस तरीके से कर रहे थे कि कुरान पाक हाथ में रखा हुआ है, और सरदार इदरीस बात क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं वोट बेचने का जो इल्ज़ाम है इसकी तरदीद करता हूँ। 2018 के सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त से मुतालिक इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सूबाई वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा लेने के अहकामात जारी किए गए, जिसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून सुल्तान महमूद अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में वज़ीर आज़म इमरान खान वो वाहिद सियासतदान हैं जिन्होंने 2018 के सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के 20 सूबाई अरकान असम्बली को वोट फ़रोख्त करने के जुर्म में पार्टी से फारिग किया था। यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग का खात्मा करने के लिए ओपन बैलेट के जरिए वोटिंग अप करवाना चाहते हैं। इसी मकसद के लिए हुकूमत ने पहले जो है सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने रेफरेंस दाखिल किया, फिर पार्लियामेंट में 26वीं आईनी तरमीमी बिल पेश किया और चंद रोज़ पहले ही मशरूत सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया, जिसका मकसद ये है कि सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाया जाए। बज़ाहिर कानूनी तौर पर अभी तक हुकूमत को ओपन बैलेट के जरिए वोटिंग करवाने के मामले पर कामयाबी हासिल नहीं हुई है, मगर 2018 के सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद असद उमर ये समझते हैं कि जो नुमाइंदे सारी कमाई लुटा कर सेनेट में पहुंचते हैं वो बाद में इसी सीट से कमाते हैं। छांगा मांगा से शुरू होने वाली मंडी लगने का सिलसिला ये आज तक जारी है। सेनेट इलेक्शन के लिए रेट लगना शुरू हो गए हैं। हम चाहते हैं कि ये खरीदो फरोख्त का जो घिनौना खेल है ये ख़त्म हो। बदकिस्मती से मुल्क में जमहूरियत, जुर्म और सियासत आपस में जुड़ जाते हैं। ईवान की छत पर तो खुदा के नाम लिखे जाते हैं जिसके नीचे ज़मीर बेचे जाते हैं। असद उमर के मुताबिक सेनेट इलेक्शन के शफाफ होने से सियासतदानों की जो दिहाड़ी है ये छिन रही है। हुकूमत ने फैसला किया है कि आइन के दायरे में इलेक्शन में ज़मीर बेचने को ख़त्म किया जाए। एक तरफ हुकूमत सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से करवाना चाहती है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत को इस बात का खौफ है कि इसके अरकान असम्बली अपनी जमात के उम्मीदवारों को सेनेट इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, और वोट ना देने की असल वजह हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी है। एक तरफ हुकूमत के लिए सेनेट इलेक्शन अब साफ शफाफ तरीके से करवाना अब एक चैलेंज बन गया है, तो दूसरी तरफ PDM की क़यादत सुप्रीम कोर्ट को सेनेट इलेक्शन के मामले पर फरीक ना बनने के मशवरे दे रही है। आज हैदराबाद में PDM के जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुझे ये बातें भली लगती हैं कि हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। हम कब चाहते हैं कि हमारी फ़ौज सियासत में मुलव्विस हो, हम कब चाहते हैं कि वो दिफा के अलावा कोई और किरदार अदा करे, लेकिन क्या करें, गलतियाँ हुई हैं और इन गलतियों को मानना पड़ेगा और कौम से मुआफ़ी मांगनी पड़ेगी। आज ये हैदराबाद के जलसे में बात की है मौलाना फजलुर रहमान ने। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी तकरीर में हुकूमत की मौशी पॉलिसियों को हरफ तनकीद बनाते हुए कहा कि नया पाकिस्तान तो बहुत महंगा पाकिस्तान निकला। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए अपोजिशन को ओपन बैलेट के मुतालिबे की हिमायत नहीं करनी चाहिए? क्या इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद भी सवाल ये भी है कि क्या ओपन बैलेट की मुखालिफत करके PDM की क़यादत जो है ये सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहती हैं? सवाल तो ये भी अहम है कि हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए अब क्या आला अदलिया को ही अपना किरदार अदा करना पड़ेगा? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है साबिक MPA सरदार इदरीस, जिन्हें 2018 में इसीलिए निकाला गया था कि उन पर भी ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने
पैसे लिए हैं, लेकिन आज जो वीडियो मंजर आम पर आई है इसमें सरदार इदरीस को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सरदार इदरीस साहब आपका। सरदार इदरीस साहब, अभी मैंने आपके 2018 में जब आपने कुरान पाक पकड़ कर कहा कि मैं तरदीद करता हूं, जो मेरे पे इल्ज़ाम लग रहा है कि मैंने 4 करोड़ रुपए लिए हैं, मैंने तो जो पार्टी ने जो हमें एक लिस्ट दी उसके मुताबिक वोट लिए हैं, लेकिन आज जो वीडियो मंजर आम पर आई है उसके बाद भी आप यही कहेंगे, उसके बाद भी आपका वही मौक़िफ़ है? सर, मैं इसके बाद भी यही कहूँगा। मैं उस वक्त मुझे असल में ये चीफ मिनिस्टर इशू करते हैं, एक स्पेशल कोड इशू करते हैं, सीक्रेट कोड, और जिसमें प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक होते हैं। वो प्रायोरिटी 1, 2 इम्पॉर्टेंट होती है, जो नंबर 1 और 2 को होती है, लेकिन बाकी जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, तो परवेज खटक ने मुझे उस वक्त कंफर्म किया था कि आपकी वोट टैली होगी। ये उस वक्त मैंने वो, जब मुझ पर इल्जाम लगा था तो मैं इलेक्शन कमीशन में चला गया था, जस्टिस रजा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और मैंने वहाँ पे वो कोर्ट की कापी भी साथ लगाई है कि ये जो है वोट है वो थैला खोल के उस वोट को आइडेंटिफाई किया जाए, और मैं समझती हूँ कि अगर वो हो जाता, आज भी हो सकता है। तो जब वो पैसे बांटे जा रहे हैं वहां पर, पैसों की इतनी थदियां पड़ी हुई हैं, आप उस वक्त क्या कर रहे हैं? आप वहां पर क्या कर रहे हैं फिर? नहीं, मेरा नहीं है उधर, वो किस तरह से उन्होंने एडिट किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने, आपका मतलब है वो जो वीडियो में सरदार इदरीस हमें नजर आ रहे हैं, वो सरदार इदरीस वहां पर नहीं बैठे हुए, कोई वीडियो एडिट की हुई, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा हूँ। और मैं दूसरा, मैं आपको ये आज भी हल्फन कहता हूँ, वोट मैंने पीटीआई को दी है, उस कोर्ट के मुताबिक दी है, और परवेज खटक ने एमपीएस के सामने कहा कि सरदार इदरीस की वोट आइडेंटिफाई हो गई है, वो हमें मिली। और मैं आज इमरान खान से ये अपील करता हूँ कि जिस तरह से आज उसने ओपन बैलेट का उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है, वो 2018 से वो कर दें उसको, और वो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन में मुझे अलाउ करवा दें, ताकि वो जो ख्याल जमा का लिफाफा है जिसके अंदर 12-13 वोट हैं, वो कम से कम जो ही वो ओपन करेंगे तो मेरा कोड मैच हो जाएगा। उबैदुल्ला मयार तो टीवी चैनल्स पर आकर बात करें, वो कहते हैं वो तो मान गए हैं, उन्होंने तो कह दिया हाँ पैसे लिए हैं, उन्होंने इनकार नहीं किया। मैंने नहीं लिए, वो उसने लिए होंगे, मुझे नहीं पता, वो तो आप उन्हीं से पूछें। मैं कम से कम ये अल्फन कहता हूँ कि मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया, मैंने वोट पीटीआई को दी है। और उस वीडियो में जो सरदार इदरीस नजर आ रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो आप नहीं हैं? मैं कह रहा हूँ मैं नहीं हूँ, वो एडिट की गई है तस्वीर। मैं आपका कहीं भी कहती है तो मैं आपका एडिट करवा देता हूँ, आजकल तो आईटी के बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप वो जो उस वीडियो में सरदार इदरीस नजर आ रहे हैं वो आप नहीं है, और आपने पैसे भी नहीं लिए हैं? मैंने पैसे भी नहीं लिए। अच्छा, जो लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं, जो लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं और जो पैसे सामने पड़े हुए हैं, फिर उबैदुल्ला मयार भी कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई के लोगों ने जमीर तो बेचे अपने। देखें, वो पीटीआई जाने और वो लोग जाने, मैं अपनी बात करता हूँ। मैंने कम 100% कहता हूँ कि मैं आज भी खान साहब के लिए कोई मसला नहीं है। मैं चीफ जस्टिस से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी अपील करूंगा कि वो जो लिफाफा है एनवेलप 2018 के इलेक्शन का, उसको खोलेंगे। और मेरे पास किसी ने नहीं कहा ये वीडियो एडिट है सरदार साहब, किसी ने नहीं कहा ये वीडियो एडिट है। सुल्तान महमूद से, जो वजीर कानून, सूबाई वजीर कानून, उनसे इस्तीफा ले लिया गया, उन्होंने कोई आर्ग्यू नहीं किया। जितने लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं, सब टीवी चैनल्स पे आकर कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सही वीडियो है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको मेरे उस बैलेट को खोला जाए। अगर मेरा बैलेट इस मेरे कोड के मुताबिक नहीं है, अगर मैंने पीटीआई को जो जुर्माना देंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। मैंने वोट पीटीआई को दी है और वो वोट अभी तक महफूज है उस लिफाफे के अंदर। ये बात आपने इमरान खान से भी की थी? ये बात जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को भी दी है और पूरी पीटीआई को पता है। मैंने खटक साहब को भी कहा है। क्या आपने पैसे नहीं लिए और आपने वोट नहीं बेचा अपना? मैंने ये बात जो मुझे चौका से नोटिस दिया था उसके जवाब के अंदर भी मैंने ये बात उनको कही है कि मैंने वोट वो की है और मेरे पास कोड मौजूद है, और मैं वो कोड जो है वो आप जाके वहां पे करवा लें। एक दफा 2005 के सेनेट के इलेक्शन के अंदर एक हमारे बंदे ने इस तरह वोट पर उससे शोभा किया था किसी सेनेटर ने, हाँ। चेक हो गया था वहां से। उसने फिर उससे कहा कि ठीक है जी आपका, उससे माफी भी मांगी थी उस सेनेटर ने उस बंदे से। तो आप समझते हैं कि अब जो ओपन बैलेटिंग तहरीक इंसाफ करवाना चाहती है ये दुरुस्त फैसला है और ऑपोजिशन को इसको सपोर्ट करना चाहिए? इससे जितने भी एमपीएज हैं उसकी जो है उनकी इज्जत महफूज हो जाएगी, वरना हर आदमी जो है वो हर आदमी को शक की निगाह से देखता है उस दौरान।
बहुत शुक्रिया साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ सरदार इदरीस, जिनका ये कहना है कि वीडियो में मैं मौजूद नहीं हूँ, ये एडिट की हुई वीडियो है। मैं आज भी अपने मौके पर कायम हूँ कि मैंने 2018 के इलेक्शन में ना अपना ज़मीर बेचा, ना मैंने कोई पैसे लिए। वो आज भी अपने मौके पर कायम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपका। जी जावेद अब्बासी साहब, ये जो वीडियो मंजर आम पर आई है, ये देखने के बाद भी आप लोग नहीं चाहेंगे कि ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता ख़त्म होना चाहिए, पैसा जो है वो इस्तेमाल होता है, लोग पैसा देकर दो लोगों के ज़मीर खरीदते हैं, इसका रास्ता रोकना चाहिए। अभी भी आप लोग अपने मौके पर कायम है कि ओपन बैलेटिंग नहीं होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये वही एमपी हैं जिनको इमरान खान साहब ने निकाला था, और इनको निकाला सिर्फ इसलिए था कि इन्होंने उस वक्त अपनी वोट बेची थी, और खान साहब ने के पास ज़ाहिर है उनके पास कुछ यकीनन उस वक्त को प्रूफ थे जिन्होंने आज उन्होंने रिलीज़ किए हैं इतने अरसे बाद। और उनके जो एमपीएस थे, ये एक अफसोसनाक वाक़या उस वक्त भी था, और आज बहुत ही शर्मनाक वाक़या हुआ है जब ये टीवी पे इन लोगों की वीडियो चली है जिन्होंने ये एक घिनौना काम किया था, जो पाकिस्तान की सियासत में बहुत ही बदनामी वाला काम था। हम सारे इस बात को ज़रूर कह रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन में पैसे का रोकना चाहिए, आज ट्रेडिंग नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत तरीका है। हम हुकूमत को कहते रहे कि बैठकर कोई ऐसा मनसूबा बंदी बनाई जाए। हुकूमत पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चली गई है, रेफरेंस दायर किया उन्होंने कि आर्टिकल 226 की जो है वो तशरीह की जाए। अभी रेफरेंस पे कोई फैसला हुआ नहीं था, तो हुकूमत एक कानूनी बिल लेके आई है, नेशनल असम्बली में इंट्रोड्यूस किया, उस पर भी डिस्कशन होनी थी, तो हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेके आ गई है। हुकूमत खुद पहने गए ऑर्डिनेंस इसलिए लेके आई ना कि आप लोगों ने तरमीमी बिल को सपोर्ट ही नहीं किया। अभी उस पर कोई वोटिंग नहीं हुई है, उस पर डिस्कशन नहीं हो सका है, उस दिन कोई माहौल नहीं था। आप जानती हैं माहौल बनने ही नहीं दिया जा रहा। आप देखें पिछले हफ्ते जो सारे कौमी असम्बली के इजलास हो रहे हैं, हो क्या रहा है वहां पर? हंगामा राई, गालम गलोच, एक दूसरे पर तनकीद, इसके अलावा कौमी असम्बली में देखने को मिल ही क्या रहा है? बिल तो कहीं बहुत पीछे रह गया था। ये बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की। जब मुल्क के जो सबसे बड़ा ओहदा हो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, और वो अपने मीडिया लोगों को बुलाएं और उनको कहें कि आपने फलां को चोर कहना है, फलां को डाकू कहना है, फलां को कहना है मुल्क लूट के खा गया है, हम इनको एनआरओ नहीं देंगे। आप जानती हैं कि किसी भी दुनिया की मोतबर पार्लियामेंट के अंदर दोनों का बहुत रोल होता है। जहां हुकूमत का रोल होता है वहां अपोजिशन का भी इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आज की अपोजिशन उनसे कोई क्वेश्चन पूछती है कि मुल्क में महंगाई क्यों है, मुल्क में गुर्बत क्यों है, मुल्क में आटे और चीनी का बुरहान क्यों पैदा हुआ है, मुल्क में दवाइयों की कीमतें क्यों बढ़ी हैं, हुकूमतें हमेशा आकर जवाब देती हैं, साथ चलाती हैं। हुकूमतें ये नहीं कहती कि आप डाकू हैं, आप चोर हैं, आपको अंदर करेंगे, आपको नैब के हवाले करेंगे, आप मोदी के झंटे। जब ये माहौल हुकूमत क्रिएट करेगी तो फिर यही माहौल होना था। आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने माहौल ही खराब किया हुआ है, बात करने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तो आप लोग क्या बात करेंगे? अच्छा, हमें याद है 2015 में 22वीं आईनी तरमीम लाना चाहते थे नवाज शरीफ साहब, इस हवाले से एक इजलास भी हुआ था, लेकिन इस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका था। उस वक्त आप लोगों की भी ये नियत थी कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है इसका रास्ता रोका जाए, लेकिन आज चले देर से ही सही, अगर ये काम होने जा ही रहा है तो फिर तो सपोर्ट करना चाहिए ना आप लोगों को। जब तक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आती, आपको मैंने अर्ज किया है कि मामला रेफरेंस हुकूमत लेके गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन नहीं आता उस वक्त तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सकता। या तो हुकूमत अपना वो रेफरेंस जो है वो पहले विड्रॉ करे, विड्रॉ करने के बाद वो एक कमेटी बनाती है और कहती है कि सारे मिलकर आए इस अमेंडमेंट को स्टडी करने। तो फिर फरीक नहीं बनना था ना, फिर मौलाना साहब को फरीक नहीं बनना चाहिए था, फिर पीपल्स पार्टी जो फरीक बनने जा रही है इसको चैलेंज करने जा रही है, फिर पीपल्स पार्टी को भी नहीं इसको चैलेंज करना चाहिए, फिर इंतजार कर लेते ना सुप्रीम कोर्ट फैसला क्या देती है उसके अगेंस्ट जाकर फरीक बनना और उसके ऑपोजिट जो है ना वो जाकर वहां पर बात करना, ये भी तो फिर एक नियत वाजे करता है ना कि ऑपोजिशन नहीं चाहती कि ओपन बैलेट हो, फिर इंतजार कर लेते। मेरा ख्याल है कि आप जरा ज्यादती भी हैं और मुझे लगता है कि आप जरा गुस्से में भी हैं। आप नहीं गुस्से में नहीं हो। आप मेहरबानी करें तो मेरी आज सुन लें कि गवर्नमेंट ने 3 ऑप्शन अडॉप्ट कर लिए एक वक्त में। दुनिया की तारीख में कभी लेजिस्लेचर की तारीख में ऐसा काम नहीं होगा कि एक हुकूमत रेफरेंस लेके जाए सुप्रीम कोर्ट में, वहां पेंडिंग हो, वो एक आईनी बिल इंट्रोड्यूस करा दे नेशनल असेंबली में, वो भी पेंडिंग हो, फिर एक ऑर्डिनेंस निकाल ले। आप इतना सीनियर हैं, आपने इतने अरसे से कवर किया होगा, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा लें, एक ऐसा केस अगर आप मुझे बता दें तो मैं सारी आपकी बातें मानने के लिए तैयार हूं।
आईनी तरमीम बिल उस वक्त होता है मंजूर जिस वक्त दोनों हाउसेज में किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान है वो इख्तियार है, ना ये सदर के पास है। ये इख्तियार आइन ने दिया हुआ है कि दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी से अमेंडमेंट करेंगे। हुकूमत को पता है कि अमेंडमेंट करने का तरीका कार जो होता है कि दोनों हाउस की पार्लिमानी कमेटी बनाई जाती है, वो डिस्कशन करती है। ये 6 महीने 8 महीने पहले काम शुरू होता, अब 2 दिनों बाद इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने वाला है। ये इतना बड़ा काम कहां हो सकता था? काम ठीक था, हुकूमत टाइम पे करती, लेकिन हुकूमत की नीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने सिर्फ ये पॉलिटिकल जो है अपना गेन करने के लिए, पॉलिटिकल अपना फायदा गेन करने के लिए, पॉलिटिकल स्टंट इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने ये सारा मामला किया है। अगर उनकी सिंसियरिटी होती तो वो आज भी रेफरेंस में ड्रॉ करके कहते कि चीज हमने रेफरेंस में ड्रॉ कर लिया, ऑर्डिनेंस भी वापस लेते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बात करेंगे। ये वीडियो की टाइमिंग, इस वीडियो को रिलीज करने की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुकूमत के पास ये वीडियो थी, मुझे इस पर कोई नहीं है कि ठीक किया है कि इन लोगों को एक्सपोज किया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत शर्मनाक वाकया है। जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने पैसे दिए और जिन्होंने लिए, दोनों के लिए बहुत शर्मनाक काम है। लेकिन हुकूमत काश इस दिन का इंतजार न करती। 2.5 साल हो गए थे, ये वीडियो पहले लाती, इन लोगों के खिलाफ केसेस करती, ये ट्रायल पहले निकाल दिया ना उन्होंने। 2018 में निकाल दिया था सर जी, लोगों को निकाल दिया था ना 2018 में, तो एक्शन ले लिया था इन्होंने, निकाल तो दिया था पार्टी से। एग्जैक्टली निकाल दिया था और ये एक अच्छा कारनामा किया था उन्होंने। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वीडियो थी, वीडियो पहले आज से 2 साल पहले दिखाते, अमेंडमेंट लेके आते, इस अमेंडमेंट यहाँ डिस्कशन होती और आज से कई महीने पहले कोई ना कोई निजाम हम जरूर बना लेते जिसमें शफाफियत भी होती, जिस पैसा भी ना चलता, जिसमें हार्स ट्रेडिंग भी ना होती। लेकिन ये हुकूमत ने अच्छा काम एक ऐसे बुरे तरीके से किया है जो ना होने के बराबर हो गया है और जिसका नुकसान होगा। और आइंदा मतलब ये हुआ कि एतराज सिर्फ आप लोगों को इस बात का है, ये काम 6 महीने 8 महीने साल पहले हो जाना चाहिए था, ऐसे वक्त में आकर नहीं होना चाहिए था कि आपको सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी करना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ता और आईनी तरमीमी बिल भी लाना पड़ता। जी मैं बिल्कुल ये बात अभी भी मैं कह रहा हूं कि हम सारे इस मामले को कोई किसी न किसी मैकेनिज्म पर जरूर एग्री हो जाते। जमातें चाहती थी, जमातें ने इस पर डिस्कशन किया है, सेनेट की कमेटी ऑफ द होल बनी है जिसकी ये बिल्कुल उन्होंने भी एक रिकमेंड किया था कि जो हमारे सेनेट के इलेक्शन है इस पर सीरियस क्वेश्चन उठते हैं, ये क्वेश्चन नहीं उठने चाहिए। लेकिन हुकूमत ने टाइम पर कोई एक्शन नहीं किया, हमेशा की तरह उन्होंने सिर्फ एक पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए सारा हथियार इस्तेमाल किया है। लेकिन इस दफा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इलेक्शन अभी सेनेट का होने वाला है, लेकिन ये तो एक हकीकत है कि आज जो ऑपोजिशन ये जवाब उठा दिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बड़े मुश्किल, एक आखिरी सवाल, एक ऑपोजिशन जो जवाब बना रही है कि वक्त नहीं ठीक है, पहले कर देना चाहिए था, इन्हें एतमाद में लेना चाहिए था, लेकिन ऑपोजिशन माजी में इसका हिस्सा रही है। इस वीडियो में आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहम्मद अली बाचा को देख सकते हैं और आपको भी पता है उस वक्त 7 से 8 सीटें थी, एक सेनेटर नहीं बना सकते थे, 2 सेनेटर बनवा लिए उन्होंने और फिर वीडियो में उनको देखा जा सकता है। तो ऑपोजिशन आज जो ये बात कर रही है, इन्वॉल्वमेंट तो सबकी रही है सर। बिल्कुल, मैं इससे कोई, मैंने पहले शुरू में ये कहा और मैं अपने अल्फाज दोहरा देता हूं कि सेनेट के इलेक्शन जितने भी हुए हैं, स्पेशली 2 सूबों के मुतालिक बहुत सीरियस क्वेश्चन उठते रहे। लोग उस वक्त भी बातें करते रहे कि पैसे चलते रहे, लोग कहते रहे कि एमपीएस को खरीदा जा रहा है, लोग कहते रहे एमपीएस बिके, और ये खरीदने और बेचने का बिल्कुल इसमें दूसरी कोई राय नहीं। हम कहते थे कि इसके लिए कोई सिस्टम जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, हम कहते हैं कि इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि इस सबसे बड़ा हाउस है, इस पर क्वेश्चन ना उठे। और इस वीडियो को देखने के बाद हमें तो पहले भी पता था आज पाकिस्तान का कौन सा आदमी है जो इस निजाम इसके ऊपर यकीन करेगा। यही बात थी कि इस हुकूमत को एक अच्छा काम था, इसको बैठकर सारी जमातों को साथ में लाके करें। अभी सर मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर हम इनके साथ किसी लेजिस्लेशन में, किसी बिल में बैठने के लिए तैयार हो जाएं, हम इनसे गुफ्तगू करें, 2 घंटे बाद ये टीवी में आ जाते हैं और कहते हैं कि ये नारों मांग रहे थे, ये अपने आप को बचा रहे थे, ये अपनी चोरियां छुपा रहे थे। ऐसे लोगों के साथ बैठकर कोई लेजिस्लेशन किया जा सकता है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर जासी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आता है एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर शाकिर साहब आपका।
साबिर शाकिर साहब, चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं। जो ज़मीर फरोशी, पैसे का लेन देन, लोगों का ज़मीर खरीदना, सौदेबाजी करना, वोट खरीदना, अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया। हमें याद है 29 अप्रैल 2018 के एक जलसे में उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि जिन लोगों ने पैसा लिया है, मेरे पास सबकी वीडियो है, मैं सबको दिखाऊंगा, सबके सामने दिखाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये वीडियोस पिछले 3 साल से पड़ी हुई हैं, लेकिन इस वीडियो को रिलीज आज किया जा रहा है जब अगले महीने सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, जब आपको पता है कि आईनी तरमीमी बिल में आपका साथ नहीं दिया जा रहा है, सदारती ऑर्डिनेंस भी खत्म हो सकता है अगर फैसला आपके हक में नहीं आया। टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को रिलीज करने की, साबिर साहब? देखें, पहली बात तो ये है कि ये जो वीडियो है ये अरशद शरीफ साहब ने अपने सोर्सेज से ली और ये ऑन एयर हुई। अब ये रिलीज़ किसने की, ये तो एक क्वेश्चन बहरहाल मौजूद है, लेकिन ये टाइमिंग से हट के एक बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि इस तरीके से पहले तो सिर्फ था एक क्या सराई की जाती थी कि पैसा चलता है और कोई ऑडियो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाती थी। लेकिन ये जो वीडियो आई है उसके बाद तो ये हुआ कि ये सौदे बिल्कुल खुलेआम होते हैं सौदे, और जिस तरीके से नोट गिने जा रहे हैं और पूरे किए जा रहे हैं, 1 अरब 20 करोड़ रुपया ये दिया गया। और जिन 20 अरकान को पॉइंट आउट किया पीटीआई ने, उन एमपीएस को सज़ा क्या मिली? महज पार्टी से निकाल दिया गया, इसके अलावा कोई सज़ा नहीं मिली। फिर अब ये है, ये जो 1 अरब 20 करोड़ रुपए दे के जो सेनेटर बने और इन्हीं लोगों के वोटों से बने जिन्होंने पैसा वसूल किया, हाँ। वो सेनेटर अभी भी सेनेट में मौजूद हैं और अरकाने सेनेट कहलाते हैं, मराहत ले रहे हैं और उनके अभी तक 3 साल बाकी हैं। तो सिस्टम, चले तहरीक इंसाफ ने एक तो मिसाल कायम की ना, अपने 20 एमपीएस को निकाला, लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि अगर वीडियो आपके पास 3 सालों से मौजूद थी तो फिर सुल्तान महमूद को वजीर कानून आप लोगों ने बनाया क्यों? आज आपने निकाल दिया जब मंजर आम पर आ गई, लेकिन आप कह रहे हैं कि वीडियो आपके पास पड़ी हुई 2018 में आपने कह दिया था, फिर आपने वजीर कानून ऐसे शख्स को बनाया क्यों? उसकी वजह यह है कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, और 2018 में इनके पास वीडियो हाथ लगी और उसके बाद अब टाइमिंग ज़ाहिर है, हर कोई देखता है, ये लेके गए और ये पॉलिटिक्स से खेल है, इसमें कोई शुबा नहीं है। हाँ। और ये हम नहीं कह सकते कि ये सारे के सारे दूध के धुले हुए हैं। अब हर सूरत में, अच्छा मैं एक और बात भी बता दूं इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं, काबीना में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि छोड़ें इस बात को, आगे चलें, और इस वक्त हुकूमत को फ़ायदा उठाना चाहिए सीक्रेट बैलेट से। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जो कि हर वो रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये सीक्रेट बैलेट ख़त्म हो और ओपन बैलेट आ जाए। और इसमें फ़ायदा किसका है? हुकूमत वक्त जितनी मर्जी आप कह लें, हुकूमत वक्त बहरहाल चौधरी सरवर जब इलेक्शन जीते थे, बहरहाल बेनिफिशियरी तो थे ना ये लोग, वो एक सरप्राइज था। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पूरे का पूरा इस वक्त जो क्लब है, ये एक और चीज़ भी साबित होती है कि ये पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये पॉलिटिकल डीलर हैं, डीलें बनाते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं, ये इनके बिजनेस क्लब हैं, कारोबारी क्लब हैं ये, और मालदार लोग आते हैं। फिर आप KPK में चले जाएं, और ख़ास तौर पे मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर की बात करूंगा, उस वक्त तो सिर्फ MPS के ख़रीदने पे नहीं बल्कि टिकट देने पे भी पैसे वसूल किए गए थे। उस वक्त MMA के अंदर ऐसे ऐसे नए चेहरे और कारोबारी लोग सामने आए थे जिनका MMA से दूर दूर तक का वास्ता नहीं था। तो ये सिस्टम चला रहा है। और लेकिन आप देखें ना, इस वीडियो में तो पीपल्स पार्टी भी एक्सपोज हो गई ना। मोहम्मद अली बाचा जो है बैठे हुए हैं वहां पर, उस वक्त 6 से 7 सीटें थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, एक सीट नहीं निकाल सकते थे, 2 सेनेटर बनाए थे, पीपल्स पार्टी भी एक्सपोज हो गई है। तो अब अगेन मैं ये कहूँगा, इस वक्त भी जो ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है, इस वक्त PDM की कोशिश ये है कि 6-7 अरब रुपए में अगर 6 सेनेटर मिल जाते हैं तो कोई बुरा काम नहीं है, लगा दें पैसे और ख़रीद लें सेनेटर। और उसकी वजह क्या है कि सेनेट में हमें मेजॉरिटी होनी चाहिए। सेनेट में मेजॉरिटी क्यों होनी चाहिए कि जो लेजिस्लेशन आने वाली है,
जो लेजिस्लेशन होगी, जो बिल पास होंगे, कौमी असम्बली से पास हो जाता है, सेनेट में रुक जाता है, वो नई कानून साजी को रोकना है, ताकि कोई अगर निज़ाम में थोड़ी बहुत भी इस्लाह आ सकती है तो वो ना आने पाए। इसलिए ये मामला अरबों का नहीं है, खरबों रुपए बचाने का है। अरबों रुपए अगर लग भी जाएं, 2-4 अरब रुपए लगा के अगर 6 सेनेटर ले जाते हैं, क्योंकि नंबर गेम में तो इतना ही फर्क है ना, सेनेट में चेयरमैन सेनेट बनाना है, डिप्टी चेयरमैन बनाना है और लेजिस्लेशन रोकनी है, तो ये एक अलमिया है हमारे पूरे सिस्टम के मुंह पे एक तमाचा है कि आज पूरी कौम देख रही है कि एमपीएस, मुअज़्ज़ज़ एमपीएस, मुअज़्ज़ज़ एमएनएस किस तरीके से अपना सिस्टम को बदलने में हुकूमत ने देर कर दी। ये आईनी तरमीम आप 2.5 सालों में पहले ला सकते थे। देखें, बात ये है कि इससे पहले आप चले जाएं वापस, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने एक मीटिंग की थी अपोजिशन रहनुमाओं के साथ, और उसमें उन्होंने कहा था कि पार्लिमानी कमेटी में जाएं और वहाँ पे जाके ये चंद जो अहम कौमी मामलात हैं, रिफॉर्म्स लानी हैं गिलगित बल्तिस्तान का, इस पे तो कम से कम आपस में तय कर लें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ले आएं। तो ये सिलसिला तो कमेटी में तो ये जाता ही नहीं है। पार्लिमानी कमेटी मौजूद है, अभी जावेद अब्बासी साहब जो कह रहे थे वो फैक्चुअल सही नहीं है, उधर तो जाते ही नहीं है, उधर तो मुसलसल इनका वॉकआउट बाइकआउट चल रहा है उधर लेजिस्लेशन में। इसलिए अब ये कह रहे हैं कि अब क्यों लेके आए, ये पहले आ जाती या बाद में आ जाती। पहले बात है कि पहले तो 18 में तो इनकी अपनी हुकूमत थी, 1 साल तो उसमें गुजर गया, और 19 से ये कर रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म। जब वो सारे रास्ते बंद हुए तो फिर ये सिर्फ वजीर आज़म इमरान खान की ये ख्वाहिश है। मैं अगेन बता रहा हूँ कि बहुत खालिस्तन कुछ पीटीए के लोग हैं, बाकी कोई नहीं चाहता कि ऐसी कानून साजी, सख्त कानून साजी आए एफबीआर से मुताल्लिक, कारोबारी मामलात से मुताल्लिक, ट्रेड से मुताल्लिक, टैक्सेशन से मुताल्लिक। वो नहीं चाहते कि ऐसी लेजिस्लेशन हो जिसमें वो खुद भी पकड़े जाएं। तो नहीं लग रही साबिर शाकिर साहब, ये वीडियो कहीं से एडिट तो नहीं लग रही, लेकिन फिर भी दुख भी हुआ, अफसोस भी हुआ। आज फिर सरदार इदरीस साहब यही कह रहे हैं कि जो उस वक्त कुरान उठाकर उन्होंने बात की थी कि वो लेन देन में मुलविस नहीं है, उन्होंने अपना ज़मीर नहीं बेचा, कोई पैसे नहीं लिए। वीडियो में उनको देखा जा सकता है, लेकिन वो फिर कैसे इनकारी हो सकते हैं कि मैं तो इस वीडियो में हूँ ही नहीं, ये एडिटेड है। ये नहीं, ये बात मानने वाली नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप भी माशाल्लाह से काफ़ी अर्सा हो गया इस फील्ड में हैं। छांगा मांगा से ये सिलसिला शुरू हुआ। वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, उसको नाकाम और कामयाब कराने के लिए भी करोड़ों रुपया उस वक्त फेंका गया। मेहरान बैंक स्कैंडल हमारे सामने है। एक पीएसपी ऑफिसर पकड़ा गया था जो कि पैसे लेके गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में जा रहा था केपीके में कि एमएनएस को आपने पहुंचाने हैं। तो उस वक्त आईबी ने रिपोर्ट दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पकड़े गए और फिर उसी पुलिस अफसर को एक आला दर्जे का एक मनसब भी दिया गया और हम पे मुसल्लत किया गया। तो कहने का मतलब है ये चल रहा है मामला और हर कोई चाहता है चलते रहे। इस वक्त भी अब अगर वाकई हुकूमत तरमीम लाना चाहती है, आपने समझते चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब फिर ओपन होना चाहिए। ये बेनिफिशरी तो रहे हैं जब चेयरमैन सेनेट का तहरीक अदम एतमाद का मसला हुआ था, ये बेनिफिशरी तो फिर भी एक पार्टी रही है। बिल्कुल इसमें होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। फिर ये नहीं होना चाहिए कि वो आप अक्रॉस द बोर्ड के बजाय सिर्फ अपनी पसंद की लेजिस्लेशन है, चेयरमैन सेनेट का भी, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का भी ओपन करें और इस पे ये कार्ड खेलना चाहिए गवर्नमेंट को भी। और मेरा अपना ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये वीडियो जाएगी और इस वक्त पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, JUI वो भी अब उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो मेरा अपना अंदाज़ा है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद ये डायरेक्ट ना टेकअप हो जाए। आप मिसाके जमहूरियत की बात कर रहे थे, मिसाके जमहूरियत की तो धज्जियां दोनों पार्टियां इतनी उड़ा चुकी हैं कि इस मिसाके जमहूरियत की क्या पीछे वैल्यू रह जाती है? बस वो मिसाके जमहूरियत सिर्फ इसलिए था कि हमने इक़्तिदार हासिल करना है। वो इक़्तिदार हासिल कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल पूरे किए, मुस्लिम लीग नवाज ने 5 साल पूरे किए, लेकिन उसमें जो रिफॉर्म्स हुई वो हुई 18वीं तरमीम के नतीजे में, जिसने मुल्क के वफाकी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया और वफाक को कमज़ोर किया। उस पर सब मुत्तफिक थे और तीसरी बारी नवाज शरीफ साहब को तीसरी बार वज़ारत उज़्मा की सीट मिल गई। यही था और अब भी कोई नहीं करने के लिए तैयार, क्योंकि उनके अपने मफादात जो हैं उनको नुकसान का अंदेशा है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साकिर साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ मुल्क में वकला गर्दी के जो वाक़यात हैं इनमें इजाफा ही हमें नज़र आता है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा इस्लामाबाद कचहरी में कायम गैर कानूनी चैम्बर्स गिराने पर मुश्ताइल वकला ने एहतजाज किया, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोला। मुश्ताइल वकला की तरफ से अदालती कार्रवाई को रोकते हुए न सिर्फ तोड़ फोड़ की गई बल्कि जजिस के साथ बदतमीज़ी भी की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करने वाले वकला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी आगाज़ हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक चीफ जस्टिस ब्लॉक पर हमला और तोड़ फोड़ करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और नामजद वकला की तलाश के लिए पुलिस छापे मार रही है। एलामिये में यह भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सिक्योरिटी इंचार्ज इंस्पेक्टर हयात की मुद्दयत में दर्ज मुकदमे में 4 खवातीन समेत 21 वकला को नामजद किया गया है और इनके खिलाफ अलग से तौहीन अदालत की भी कार्रवाई शुरू की जा रही है। हमले में मुलविस वकला के खिलाफ लाइसेंस मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद बार काउंसिल को रेफरेंस भी अरसाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले करने वाले वकला के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि वकला ने चीफ जस्टिस ब्लॉक की तरफ जाते हुए तोड़फोड़ की, मुलाजमीन को घेरे में लेकर नारेबाजी और गालम गलोच करते हुए शदीद पथराव किया और एडमिन ब्लॉक में दाखिल होकर तशद्दुद किया और चैम्बर्स के दरवाजे तोड़ दिए, चैम्बर में लगी LED भी तोड़ दी। FIR में यह भी कहा गया है कि वकला ने चीफ जस्टिस को मैसूर कर लिया और मीडिया कारकुनान पर तशद्दुद भी किया। चीफ जस्टिस के गनमैन का असलहा छीनने की कोशिश करते हुए लोडशुदा मैगजीन छीन ली। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला करने वाले वकला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है, तो दूसरी तरफ CDA के हतमी नोटिस में इस्लामाबाद कचहरी के तमाम काबिज़ीन को यह कहा गया है कि F8 कचहरी में फुटपाथ और पार्किंग एरिया पर गैर कानूनी तामीरात ख़त्म कर दें, वरना बगैर नोटिस तामीरात को गिरा दिया जाएगा। एक तरफ मुआशरे का हर तबका इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले के वाक़े की मज़म्मत कर रहा है, तो दूसरी तरफ एहतजाजी वकला की तरफ से 6 मुतालिबात पेश किए जा रहे हैं। वकला का ये मुतालिबा है कि पुलिस की जानिब से गिरफ्तार वकला को फिलफौर रिहा किया जाए, ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से गिराए गए चैम्बर्स को दोबारा तामीर किया जाए, गिराए गए चैम्बर्स की तामीर के साथ फ़ी चैम्बर 5 लाख रुपए हर्जाना भी अदा करें। DC इस्लामाबाद मुतल्लिका SP और सेशन जज को इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की मुंतकली तक F8 में फुटबॉल ग्राउंड की बाकी जो अराजी है उस पर भी यंग लॉयर्स के लिए चैम्बर्स बनाए जाएं। एहतजाजी वकला का यह भी मुतालिबा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जहां पर मुंतकिल हो रहे हैं वहां वकला चैम्बर्स के लिए 10 एकड़ अराजी ज़मीन दी जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंतज़ामिया एहतजाजी वकला के जो ये 6 मुतालिबात हैं इनको तस्लीम करेगी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमले के वाक़े के बाद तमाम अदालतें खोल दी गई हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक वकला तंजीमों की 1 दिन की हड़ताल की वजह से आज की कॉज लिस्ट को मनसूख किया गया। तारीख हमें ये बताती है नाजरीन कि वकला गर्दी का कोई ये पहला वाक़या नहीं है। दिसंबर 2019 में वकला के गिरोह की जानिब से लाहौर में वाक़े पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल पर धावा बोला गया था। उस वक्त भी वकला की तरफ से तिब्बी अमले और मरीजों को ज़दोकोब करते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ की गई थी। हमें ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि वकला गर्दी के इन वाक़यात से जजेस भी परेशान दिखाई देते हैं। गुज़श्ता साल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ़तेह जंग डॉक्टर साजिदा अहमद चौधरी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने आला जजेस की तवज्जो मातहत अदलिया में काम की जगह पर वकला के गैर मुहज़्ज़िब और बदतमीज़ी के रवैये से जुडिशल अफसरान को हिरासा किए जाने की तरफ उन्होंने मबजूल कराने की कोशिश की थी। डॉक्टर साजिदा ने अपने ख़त में अफसोस का इजहार किया था कि अगर उन्हें मालूम होता कि वो अदालत में बतौर खातून जज नाम नहाद वकला की जानिब से बदतमीज़ी और गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज का सामना करेंगी तो वो अपनी ज़िंदगी के 25 साल आला तालीम के हुसूल पर ज़ाया नहीं करती। तो ये वकला गर्दी का कल का वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं था। वकला गर्दी के जो वाक़यात हैं ये वकला को शायद लगता है कि इनके जो मसाइल का हल है ये सिर्फ तोड़ फोड़ में है, धमकियां देने में है, हंगामा आराई करने पे है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कल जो वकला का एहतजाज हुआ उसमें ये शामिल थे उमैर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम उमैर साहब। जी उमैर साहब, वकला के नज़दीक क्या हर मसले का जो हल है ये तोड़ फोड़ ही है? अब एक कानूनदान जो है, जो कानून का रखवाला है, एक कानून का तालिब इल्म है, जिसने कानून पढ़ा हुए काम बंदे ने तो कानून नहीं पढ़ा, माना आप नहीं बताना ना कि कानून ये कहता है, कानून ये कहता है। अब जब कानून के रखवाले, कानून के पढ़े हुए लोग ही कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आम बंदे का क्या हाल होगा? आप लोगों के नज़दीक हर मसले का हल एक जत्थे की सूरत में एक जगह पर हमला करना ही क्यों होता है?
देखें, अदलिया की आज़ादी हमसे है, पार्लियामेंट की आज़ादी हमसे है, मीडिया की आज़ादी हमसे है। हम तोड़ फोड़ की ना कभी काम किया ना करते हैं। तो कल क्या हुआ? कुछ लोग हमारे अंदर, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक जैसा हो, तो उसमें कुछ लोग ज़रूर होते हैं, हम उसकी कभी प्रोटेक्शन नहीं की, कल आप ना इस ही कभी एहतजाज में जिंदगी में शामिल पहले थे? प्रोटेक्ट किया है, ना कभी करेंगे। जी, एहतजाज हमारा हक है, एहतजाज करना हर इंसान का हक है, और एहतजाज करता रहता है। तोड़ फोड़ भी आपका हक है, जजिस को महसूर करना भी आपका हक है। कल ना ही कभी करते हैं। फुटेजेस मौजूद हैं। देखें, तोड़ फोड़, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की उनके खिलाफ FIR भी हुई है, हाँ। उनके लाइसेंस भी सस्पेंड हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। मकसद ये नहीं है, मकसद ये है, आप ये देखें हमें कि हम हमेशा आइन और कानून की बात करते हैं। हमने हमेशा आइन और कानून अगर आइन और कानून की बात करते हैं, ये डिसेंट वे था अपना मौकिफ सामने रखने का, या डिसेंट वे ये था कि अदालत में जाते और अपना जो मुद्दा था वहां जाकर बयान करते, वहां लेके जाते अपना मसला? कि अगर आप समझते, चले मान लिया कि गैर कानूनी नहीं थी, कानूनी थे ये चैम्बर्स, भाई अदालतें किस लिए बनी हुई हैं? अदालत में जाते ना इस मामले को लेके। देखें, दोनों चीज़ों को आप मिक्स ना करें। अगर हमारे मामलात हैं, 10 सालों से 30 सालों से हम बैठे हुए हैं, अगर आके हमारे चैम्बर तोड़ेंगे, क्या हम चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं? खुदा का नाम ले। अगर हमारे घर तोड़ेंगे कोई आके बगैर किसी नोटिस के, तो ये कोई जवाब बनता है? खोखर पैलेस पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। हमारे कलर्स जो नालों पर तजावुजात हैं, फिर उन पर भी कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए थी। जो हलीम आदिल शेख के साथ कराची में हुआ, फिर वो भी नहीं होना चाहिए था। फिर जो सालहा साल से कब्जा माफिया बैठा है, फिर तो कब्जा माफिया पर हाथ डालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो सालहा साल से बैठे हुए हैं। ये तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखें, इतवार बाजार में आप वहां पे शेल्टर बना के दे देते हैं, हमें चैम्बर तक नहीं है। बदकिस्मती से ये ज्यादती हो रही है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी प्लानिंग में भी नहीं लिखी गई, प्लानिंग में भी नहीं है, प्लान नहीं दिया गया, हमारे चैम्बर नहीं है। जज साहबान हमारे बगैर चल सकते हैं, आपका मामला हो तो हम आपके साथ होंगे। जब आइन और कानून की पासदारी की बात होती है तो हम सड़कों के ऊपर होते हैं, हम साथ होते हैं। मीडिया की बात होती है तो हम साथ होते हैं। क्या हमें घर नहीं प्रोवाइड करेंगे? हम कहां बैठे, किधर जाएं? हम अपनी जंग जरूर लड़ते हैं, लेकिन हमें कम से कम प्रोटेक्शन दी जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मैं इस बात के कि हाँ, या अगर तोड़ फोड़ कहीं भी हुई है, अगर मेरे चैम्बर गिराए गए हैं तो वो भी तोड़ फोड़ के ज़मरे में आएंगे। अगर मुझे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है वकला को बगैर किसी नोटिस के, तो वो भी तोड़ फोड़ के ज़मरे में आएंगे, लाकानूनियत होगी। जब आप नोटिस भी नहीं देंगे, जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तोड़ फोड़ की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला हुआ है, जज चीफ जस्टिस मैसूर होकर वहां पर अंदर बैठ गए थे, तो वो नोटिस देकर गिरफ्तार करते? नहीं, मैं अपने चैम्बर्स की बात कर रहा हूं। मैं उस इंसिडेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, ना ही कभी जिंदगी में उसको प्रोटेक्ट किया, ना कोई वकील प्रोटेक्ट करता है। चंद लोग जो अभी वकील भी नहीं बने थे या जो नए यंगस्टर थे, तो ऐसी सूरत में हमें बार को इत्मीनान में लिए बगैर उन्होंने अगर कोई एक्ट किया है तो उसकी मैं पासदारी नहीं कर रहा, ना ही उसकी प्रोटेक्ट कर रहा हूं। लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए, जो हमारे घर टूटे हैं उसका क्या बनेगा? ये जो वकील एहतजाज कर रहे थे, क्या इनके चैम्बर्स नहीं थे ये जो गिराए हैं? जी, जो वकील एहतजाज कर रहे थे, वकीलों के साथ कुछ और लोग भी मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो वकील होता है वो तोड़ फोड़ के ज़मरे में आएगा। कुछ लोग और होते हैं, यंगस्टर भी हो सकते हैं, लेकिन सारे वकील वकला गर्दी में शामिल नहीं हो सकते। ना ही ये वकला गर्दी जो लफ्ज़ है ज़रूर हो जाते हैं। देखें, जुडिशरी हमारी है, अदलिया हमारी है, हमारा घर है, वो अदलिया है तो हम हैं तो अदलिया है। हमने कानून और आइन की पासदारी करनी है, लेकिन इसका लेकिन ये पासदारी ऐसे वाकयात में हमें नजर नहीं आती। और बहरहाल कल जो वाकया हुआ इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो भी नहीं सकती, मानी जा भी नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर बलोच साहब हमारे साथ। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। कपास, कॉटन को पाकिस्तानी काश्तकार के लिए वाइट गोल्ड कहा जाता है, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से कपास के काश्तकार बदहाली का शिकार है और कहा जा रहा है कि मुल्क में कपास की जो पैदावार है ये 30 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि 31 जनवरी तक मुल्क में कपास की पैदावार 34.35% कम होकर 55,71,000 गांठों तक रह गई है। इतनी बेल्स रह गई हैं, जिस पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नुमाइंदे अब ये कह रहे हैं कि संगीन सूरत हाल से बरामदात पर मबनी जो टेक्सटाइल के शोबे हैं ये मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मजमूई बरामदात में 55 से 60% शिराकत है। कपास के माहिरीन और कॉटन ब्रोकर्स का इस हवाले से कहना है कि कपास की ये 30 साल में सबसे कम पैदावार है, जो टेक्सटाइल के शोबे के साथ बरामदात के लिए भी जो है वो बहुत ख़तरनाक है। कपास की पैदावार में पंजाब और सिंध दोनों सूबों में नुमाया कमी वाक़ई हुई है। जनवरी के आखिर तक पंजाब में कपास की पैदावार गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में पैदा होने वाली 50,14,000 गांठों के मुकाबले में 34,36 लाख गांठों तक रही। सिंध में पैदावार 38.5% तक कम होकर गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत में 34,72,000 गांठों के मुकाबले में 21,34,000 गांठों तक रह गई है। अगरचे रवां माली साल के पहले 6 महीनों के दौरान टेक्सटाइल की बरामदात 7.8% इजाफे से 7,44,20,00,000 का इजाफा हुआ, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रवां माली साल के पहले 5 माह में 32,10,00,000 की कॉटन दरामद करना पड़ी थी। और फिर इसी हवाले से गुज़श्ता दिनों इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स एक कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं ताकि कपास की पैदावार में तेज़ी से जो कमी हो रही है और जो मसाइल है इनके हल की वजूहात का पता लगाया जा सके। कपास की पैदावार में कमी के हवाले से अब काश्तकारों का ये मौक़िफ़ है कि इसकी एक जो वजह है वो है मियारी बीज की फराहमी में दुश्वारी। दूसरी बड़ी वजह है कपास की फसल की काश्त का रकबा भी अब तेज़ी से कम हो रहा है। इस हवाले से हाल ही में स्टेट बैंक ने भी बताया है कि कपास की फसल के लिए वक्फ शुदा जो रकबा है ये 22 लाख हेक्टेयर रिकॉर्ड किया गया है, जो 1982 के बाद सबसे कम है। स्टेट बैंक का ये भी कहना है कि कपास की फसल खास तौर पर गन्ने और दीगर बड़ी फसलों का मुकाबला नहीं कर पा रही। कपास की पैदावार में कमी के हवाले से ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ऑप्टिमा का कहना है कि कपास की किल्लत ने पैदावारी लागत में भी इजाफा कर दिया है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को महंगी कपास दरामद करना पड़ रही है और फिर इंपोर्ट की जाने वाली कॉटन मकामी कपास के मुकाबले में 15% महंगी है। अब सवाल ये है कि आखिर इस इजाफी लागत को एडजस्ट करने और बरामदात में इजाफे की कोशिश क्यों नहीं की जाती। फिर पाकिस्तान की कपास अपनी क्वालिटी में पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन ज़रई शोबे को दरपेश मसाइल के बायस कपास की पैदावार में मुसलसल कमी आ रही है। सवाल ये भी है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स और सूबाई हुकूमतें ये कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए बदहाल जो काश्तकार है उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हैं, उसके मसाइल को हल क्यों करने में नाकाम है। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे लाहौर स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। आपका क्या वाकई ये वजह है कि आज का काश्तकार खुद भी इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि गन्ना और आटा जो गंदुम है इसकी फसल में ज़्यादा मुनाफा है, इसी वजह से काश्तकारों ने भी इसको काश्त करना कम कर दिया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शाज़िया। गुजारिश है कि आपने अपने इंट्रो में इतनी खूबसूरत अंदाज से उसको समअप किया है कि उसमें तकरीबन आपने वो सूरत हाल को सामने रख दिया है। गुजारिश ये है कि कोई भी चीज़ जिसकी देखभाल न की जाए, जिसको सही तौर पर परखा ना जाए और ये इस चीज़ का एहसास न किया जाए। मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं, 1845 में अंग्रेज़ की प्लानिंग देखें आप कि उसने इस एरिया के अंदर सर्वे कराया उसने, और उसने इन एरियाज़ को सरगोदा, साहिवाल, विहाड़ी, पाकपतन, मुल्तान, खानेवाल, रहीम यार खान, सिंध उसको कॉटन के लिए मौजू करार दिया। अब ये कब की बात है? 1845 की। फिर मैं आपको बताऊं कि सर विलियम रॉबर्ट
1907 में मुंबई के प्रिंसिपल थे और डायरेक्टर ज़राअत की हैसियत से उनको मलका बरतानिया ने यहाँ पे भेजा। जब वो यहाँ आए और उन्होंने इन इलाकों का विज़िट किया तो उन्होंने मलका को ये रिपोर्ट भेजी कि ये बेहतरीन कॉटन के लिए मौजूद तरीन ये एरिया है। और फिर यहाँ पे जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि पूरी दुनिया में बेहतरीन कॉटन उसका स्टफ बिल्कुल यहाँ पे मौजूद था। फिर क्या वजह हुई मुझे बताया जाए, मुझे जो हुकूमतें हैं उन्होंने क्यों इसकी देखभाल नहीं की। और मैं ये कहता हूँ कि जब किसान का पेट नहीं पलेगा तो वो उस फसल से मुंह मोड़ेगा। ये एक बुनियादी असूल है। जो बाकी आपने कहा कि मुनाफा बख्श, मैं कहता हूँ कोई फसल भी मुनाफा बख्श इस वक्त किसान के लिए नहीं है। आप यकीन करें, नहीं गन्ना भी नहीं है। मैं आप यकीन करें, आप सर्वे करा लें, किसान बदहाल होता है जब ये फसल उसकी पूरी हो जाती है और वो आगे बेचता है तो यकीन करो शाजिया कि वो अपने डीजल, अपने जो फर्टिलाइज़र और उनके कर्ज़ों में जकड़ा हुआ होता है। अच्छा, ये जो वजह बता रहे हैं कि कमी हुई है, इस वजह से हुई है कि पिछले साल सख्त गर्मी पड़ी और फिर टिड्डी दल का जो हमले थे वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। टिड्डी दल तो इंडिया में भी आया, मुझे बताएं। हाँ। मौसमी हालात तो वहाँ के भी ऐसे हैं जैसे एक ही खित्ता है। हाँ। शाजिया, बुनियादी तौर पर इन्होंने वो एहसास किया ही नहीं है, इस फसल को वो अहमियत दी नहीं है। बीज भी महंगा हुआ है। नहीं, देखें मैं आपको बताऊं, बुनियादी तौर पर रिसर्च ही नहीं हुई। अब ये हालात जब इंडिया को पेश आए तो उन के जो रिसर्च सेंटर्स थे वहाँ पे उन लोगों ने रिसर्च की और मौसमियाती जो तब्दीलियाँ थीं उनके मुताबिक उन्होंने जो है वो सीड तैयार किया। और एक सीड को तैयार करने में 6 साल का अर्सा दरकार होता है। क्या अगर ये जो हमारे कॉटन रिसर्च के जो इदारे हैं उनको नहीं चाहिए था कि वो आने वाले वक्तों के लिए अच्छे बीज तैयार करते? अच्छा, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि 5% जो है वो आपका जो सीड कॉर्पोरेशन बीज देता है, सर्टिफाइड बीज देखें, और उसके बाद 17% जो है वो प्राइवेट जो है सीड कंपनी है वो देती हैं। बाकी जो है वो फिर आपका बरामदात से जुड़ा जो आपका फिर टेक्सटाइल का शोबा है ये तो फिर नीचे गिरता जाएगा। जी नीचे, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप ये देखें कि अगर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाती। अभी आपके नॉलेज में होगा कि कल ही वज़ीर आज़म ने एक मीटिंग बुलाई। हाँ। और वहाँ पे ये सारे इकट्ठे थे और सिर्फ ज़राअत के हवाले से ही वहाँ डिस्कस हुई। तो वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट है कि कपास गिरी, अब गन्ना आप कह रही हैं, गन्ना तो 650 मन जो है वो एवरेज आ रही है। बाहर की आप देखें तो 2000 मन है, 2500 मन है, 1500 मन पर एकड़, और यहाँ पे जो है वो उसकी 650 है। इसी तरह गंदम जो है वो यहाँ पे कम है। रशिया के किसान से ज़्यादा महंगी ले रहे हैं, ज़्यादा महंगी ले रहे हैं। अच्छा, इनपुट्स देखें आप शादिया, जो समझने की बातें, मैं हैरान हूँ कि मैं एक आम किसान हो के मतलब मुझे ये बातें समझ आ रही हैं, तो वहाँ जो बैठे इस्लामाबाद में बैठे हैं बड़े बड़े अफलातून और अरस्तू बैठे हुए हैं जो ये फैसले करते हैं, उनकी समझ में ये बात नहीं आती कि कॉटन आपकी ज़रिए आपका GDP जो है पाकिस्तान का 25%, 24% जो है वो ज़राअत से मुंसलिक था, आज वो 14 पे आ गया। ठीक है, तो इन्होंने ये किया कि न सीड अच्छा दिया हमें, न गंदम से किसान परेशान, गन्ने से किसान परेशान, आज कपास किसान से परेशान। हर चीज जब हम अपनी इंपोर्ट करेंगे तो अपना किसान को तो कोई फायदा नहीं है। इनकी संजीदगी देखें, ये कोई इस हुकूमत से हमें गिला नहीं है, पिछली हुकूमतों ने भी ऐसे किया। और आप एक चीज नोट करें कि सपोर्ट प्राइस नहीं है। देखिए, जब हमें सपोर्ट प्राइज ही नहीं दी गई पिछली दफा, को समरी भिजवाई गई थी इसकी कपास की, मैं तो वही बता रहा हूं, नहीं हुई। फखर इमाम साहब 2 दफा लेके गए और वो जनाब अप्रूव नहीं हुई। आप जब तक हमें इंसेंटिव नहीं देंगे, किसान को उस तरफ माइल नहीं करेंगे, आप अच्छा बीज लेके आए, किसान मेहनती है, किसान ने कभी भी इस तरह का, हम अपने किसान के लिए आवाज़ इसी तरह अपने प्रोग्राम्स में उठाते रहेंगे, इसी तरह जो मसाइल हैं हमारे मुल्क के किसान के वो हम उजागर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद उल हक बुखारी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।